नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन नोदा। साथियों, हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 41 है। पूरे 30 प्रश्न, 30 के और 34 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें तो 34 क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आरबीएससी की किताबों के। देखिए, आज 4 वीडियो आने वाले हैं आपके। कल एग्जाम था तो कल 2 ही वीडियो आप आए थे। हिंदी का ये वीडियो पहला वीडियो है ये, ठीक है, आज का। सेकंड वीडियो साइकोलॉजी का आएगा आपके। थर्ड वीडियो आपके पर्यावरण का आएगा। और जो फोर्थ वीडियो है वो शिक्षण विधियों का आएगा। साथियों, एक और चीज़ कि भाई एडमिट कार्ड तो आपके आ ही चुके हैं, सेंटर का आपको पता लग ही चुका है। अगर तो ज़्यादा दूर सेंटर हो तो 1-2 दिन आप पहले ही वहाँ पर पहुँच जाए साथियों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? ठीक है, सही समास विग्रह आपको यहाँ पर बताना है। तो विकल्प देखिए, वनवास, वन का वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, हवन सामग्री, हवन की सामग्री, सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय। बात करें सही समास विग्रह की, तो भाई समास विग्रह का आपका जो दृष्टिकोण है कि किस दृष्टिकोण से आप प्रश्न को देख रहे हो, तो वनवास, वन का वास होता है या वन में वास होता है? साथियों, वन का वास नहीं होता है, वन में वास होता है। गलत हो गया। सर्वप्रिय, सब के लिए प्रिय होता है या सब में प्रिय होता है? तो सब के लिए प्रिय नहीं होता है, सब में प्रिय होता है। गलत हो गया। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री होती है, तो हवन की सामग्री नहीं, हवन के लिए सामग्री। तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर कौन सा है आपके? विकल्प नंबर 2, गृह प्रवेश का जो समास विग्रह है वो गृह में प्रवेश होगा। सेकंड विकल्प प्रश्न 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, जिसके पास कुछ न हो कहलाता है अभावग्रस्त, अकिंचन, महादीन और दीनहीन। तो वह व्यक्ति जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एकल शब्द में उसे हम क्या कहेंगे साथियों? अकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे? अकिंचन। सेकंड विकल्प आपके सेकंड क्वेश्चन में वापस सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन, छत्र छाया में अशुद्धि का कारण है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो भाई ये जो छत्र छाया शब्द है एक अशुद्धि शब्द है, लेकिन इसमें अशुद्धि का कारण पूछा जा रहा है साथियों। तो देखो, इसमें अशुद्धि का कारण होता है संधि, क्योंकि छत्र छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? छत्र प्लस छाया। और इसमें 6 छतरी वाला है, उसका आगे चे का आगम हो जाता है साथियों, ठीक है। तो छत्र छाया को कैसे लिखते हैं? छत्र छाया, इस प्रकार से इसको लिखाया जाता है, जिसमें संधि संबंधी अशुद्धि है। तो विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। तो मित्रों, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। कल आपके पूरा ही मेगा टेस्ट आ रहा है, पूरे 150 प्रश्नों वाला, ठीक है, तैयार रहिएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द है मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक और मनोचिकित्सा। तो भाई अशुद्ध शब्द की यहाँ पर बात की जा रही है। कौन सा अशुद्ध शब्द आपको लग रहा है यहाँ? तो देखो, अशुद्ध शब्द को अगर हम देखें तो पैतृक ऐसे लिखा जाता है, मैथिली ऐसे लिखा जाता है, प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मनोचिकित्सा नहीं होता है, मनश्चिकित्सा होता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे साथियों। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 5। माया सो रही थी वाक्य की क्रिया किस काल में है? पूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में, संदिग्ध भूतकाल में और आसन्न भूतकाल में। तो सो रही थी, सो रही थी मतलब पहले की बात है, पहले की बात है मतलब भूतकाल। अब सो रही थी, क्रिया पूर्ण हो रही क्या? नहीं हो रही है। अब हमें ये पता नहीं है कि अब भी सो रही है या जग चुकी है, हमें कुछ पता नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो एक अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 6 को। तो चलिए छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6, देखो छठा क्वेश्चन आपके आता है, सभी ने आपकी प्रतीक्षा की पर आप आए नहीं। वाक्य रचना की दृष्टि से है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से सभी? तो देखो क्या है वाक्य? सभी ने आपकी प्रतीक्षा की पर
आप आए नहीं, तो ये पर से जुड़ रहे हैं वाक्य। तो जो वाक्य पर से जुड़ा होता है वो संयुक्त वाक्य कहलाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की और देख लेते हैं 7वें प्रश्न को। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध विकल्प का आपको चुनाव करना है। आरंभ का अंत, तरुण का वयस्क, आस्तिक का नास्तिक, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। तो देखो, विलोम की दृष्टि से अशुद्धि की बात करें तो आरंभ का अंत ही होता है, आस्तिक का नास्तिक ही होता है, ज्येष्ठ का लघु या कनिष्ठ दोनों होते हैं, लेकिन तरुण का वयस्क नहीं होता है साथियों। तरुण और वयस्क, तरुणावस्था कह दो या वयस्कावस्था कह दो, दोनों एक ही है, एक ही अवस्था के नाम है दोनों, इसलिए ये क्या है, एक अशुद्ध विलोम युग्म है। तो सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। आपके 8वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने तीन बातों पर बल दिया। यहाँ एक चिन्ह लग रहा है सत्य, फिर वापस चिन्ह लग रहा है अहिंसा और प्रेम। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? तो वाक्य में यहाँ 2 विराम चिन्ह प्रयुक्त हो रहे साथियों। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये तो प्रश्न के लिए है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बताओ ये कौन से विराम चिन्ह हैं? योजक व अल्प विराम, निर्देशक व अल्प विराम, उद्धरण व अल्प विराम और विवरण व अल्प विराम। तो देखो ये तो क्लियर है कि भाई बाद वाला अल्प विराम है, क्योंकि चारों ही विकल्प में ये अल्प विराम दे रखा है। ठीक है, तो आगे वाले को चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं साथियों। इसको हम उद्धरण चिन्ह भी नहीं कहते हैं, निर्देशक भी नहीं कहते हैं, बल्कि इसको विवरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो चलिए 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 9वां क्वेश्चन है मित्रों, 91 91 का मानक रूप होगा। 91, 91, 91 और 91। तो देखो 91 जो है इसका आपको मानक रूप बताना है। मानक मतलब जो वास्तव में माना जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा के अनुसार शुद्ध रूप जो है। तो प्रश्न संख्या 9 में कौन सा, तो इसका जो मानक रूप है क्या होगा साथियों? व्याकरण के अनुसार 91 इसका मानक रूप होता है। 91, 91 इसमें बड़ी नहीं होती है, 91 अण्य नहीं होता है, न नल वाला होता है। तो सेकंड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आएंगे। 10वां क्वेश्चन है, मूर्ख व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? अक्ल चढ़ने जाना, अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना और इनमें से सभी। तो देखो थोड़ा सोच समझ के उत्तर देना इस प्रश्न का। राइट आंसर बताना है साथियों 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है। तो कोई जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके लिए उपयुक्त मुहावरा आपको यहाँ चुनना है। देखिएगा राइट आंसर क्या रहेगा। मूर्ख व्यक्ति के लिए जो उपयुक्त मुहावरा है वो होता है साथियों अक्ल का दुश्मन। अक्ल के दुश्मन के लिए इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 10 में। अगर 10 में आपको लगता है अक्ल चढ़ने जाना या अक्ल पर पत्थर पड़ना भी मूर्ख व्यक्ति के लिए है, तो ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली अर्थ यहाँ तीसरा ही विकल्प होता है प्रश्न संख्या 10 का। राइट आंसर तीसरा विकल्प है साथियों। तो देखो नेक्स्ट, तो ओनली थर्ड विकल्प ही आपके 10वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, जो लड़का गाता है वह आ रहा है, यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, और बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। तो देखो जो मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है उसका आपको चयन यहाँ पर करना है। प्रश्न संख्या 11 में उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जो लड़का गाता है वह आ रहा है, ये भी एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब तीसरा या चौथा विकल्प, तो साथियों देखो कई जगह क्या होता है कि ये जो इसलिए शब्द है इसका प्रयोग मिश्र के लिए भी कर लिया जाता है और कई जगह संयुक्त के लिए भी करते हैं। अब पहचानेंगे कैसे? तो यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है। तो साथियों कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, तो यहाँ पर वाक्य इस पर आश्रित है, इसलिए इसको भी हम यहाँ मिश्र ही मानेंगे। क्योंकि हमारे सामने जो चौथा विकल्प है ये साफ साफ दिख रहा है कि बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। किंतु शब्द बिल्कुल यहाँ पर हमेशा ही संयुक्त में आता है साथियों। तो चौथे विकल्प को हम अपनी प्रथम चॉइस करेंगे। बाकी अगर चाहे तो इसमें तीसरा माना जा सकता है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता है कि इसमें मिश्र है, सॉरी संयुक्त है,
ये एक मिश्र का ही उदाहरण होना चाहिए। तो फोर्थ विकल्प 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12 क्या पूछ रहे हैं आपसे, देखेंगे। पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा? पार्श्विक बनेगा, पशुत्व बनेगा, पशुपति बनेगा और पशुता बनेगा। तो देखो, पशु शब्द के विशेषण की बात करें तो पशु से पशुत्व और पशुता तो इसकी संज्ञा बन जाती है, और मतलब भाववाचक संज्ञा। इसका विशेषण बनेगा पार्श्विक। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, गुरुमुखी पद में समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा और द्विगु समास होगा। तो भाई गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई, तो साथियों ये एक विशेष प्रकार की भाषा का नाम है, इसलिए यहाँ पर इसमें बहुब्रीहि समास होगा। दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 13 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रायवर्ण किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं? 5वीं कक्षा से, 6ठी कक्षा से, 9वीं कक्षा से और 10वीं कक्षा से। तो देखो, रायवर्ण के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इनका क्या मानना था साथियों कि बच्चों को जो व्याकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए वो किस कक्षा से दी जानी चाहिए? कक्षा 6 से उनको व्याकरण की शिक्षा दिया जाना आरंभ करना चाहिए। सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 है, गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन ये दोनों किसके भेद है? सैसोर वाचन के भेद है, आदर्श वाचन के भेद है, मौन वाचन के भेद है या अनुकरण वाचन के भेद है? तो देखो, गंभीर वाचन, द्रुत वाचन दोनों ही किसके भेद है साथियों? मौन वाचन के भेद है, सैसोर वाचन के भेद नहीं है। सैसोर वाचन के तो 2 भेद होते हैं, व्यक्तिक वाचन और सामूहिक वाचन। व्यक्तिक वाचन भी 2 प्रकार का होता है साथियों। कौन कौन सा? एक तो आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। 16वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 16। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग किया जाए, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाए और इनमें से सभी। तो अगर हमें शब्द भंडार में वृद्धि करनी है, किसके शब्द भंडार में वृद्धि करनी है? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो हमें शब्दकोश का भी उपयोग करना चाहिए, मतलब जो डिक्शनरी होती है वो। स्वाध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ाना चाहिए, उससे भी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए, मतलब ये सारी ही चीज़ें शब्द भंडार में वृद्धि करने के उपायों में आ जाती है। तो फोर्थ विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। तो चलिए 17वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि व त्वरितता, अर्थग्राह्यता में त्वरितता, ज़्यादा समय पढ़ाना चाहिए और पढ़ने में मन लगना चाहिए। तो देखो, मौन वाचन की यदि आपको गति बढ़ानी है, मौन वाचन की गति बढ़ानी है, भाई मौन वाचन मन ही मन में करते हैं, बोल बोल के नहीं करते हैं। तो मन ही मन में अगर हम वाचन कर रहे हैं और उसकी गति और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट विकल्प क्या रहेगा साथियों? अर्थग्राह्यता में हमें त्वरितता लानी चाहिए, मतलब जो हम अर्थ ग्रहण करते हैं यदि उसमें और तेज गति आएगी तो बिल्कुल मौन वाचन की गति निश्चित रूप से और ज़्यादा बढ़ेगी। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है मौन वाचन में, सैसोर वाचन में, लेखन शिक्षण में और इनमें से सभी। तो भाई मैडम मारिया मॉन्टेसरी का नाम तो सभी ने सुन ही रखा होगा। इनकी जो शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि के नाम से इनकी विधि को जानते हैं। तो किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? तो देखो, राइट आंसर है प्रश्न नंबर 18 में मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग लेखन शिक्षण में किया जाता है। बच्चों को लेखन का शिक्षण देने हैं तो मतलब उनको लिखना सिखाने के लिए मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करते हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो चलिए 19वीं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19, निम्न में से प्रक्षेपित सहायक सामग्री नहीं है? फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड और फिल्म खंड। तो देखो, प्रक्षेपित सामग्री और अप्रक्षेपित सामग्री में सभी को अंतर करना आना ही चाहिए। एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर प्रक्षेपित सहायक सामग्री का उदाहरण नहीं है साथियों?
जो आपके बुलेटिन बोर्ड है ये प्रक्षेपित सहायक सामग्री नहीं है, बल्कि बुलेटिन बोर्ड अप्रक्षेपित सहायक सामग्री होती है। कौन सी होती है? अप्रक्षेपित। जो फिल्म है, फिल्म खंड है, ओपेक प्रोजेक्शन है, ये सभी प्रक्षेपित सहायक सामग्रियों के उदाहरण हैं। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री है, श्यामपट्ट है, चार्ट्स है, प्रतिरूप है या चित्र है। देखो, कक्षा शिक्षण की यदि बात की जाती है तो कक्षा शिक्षण में मतलब एक जो क्लास होती है, निश्चित रूप से उसमें सबसे ज़्यादा हम किसका उपयोग करते हैं? श्यामपट्ट का उपयोग करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। देखो, श्यामपट्ट को शिक्षक का सच्चा मित्र भी कहा जाता है साथियों, क्योंकि शिक्षक लगभग सभी चीज़ें श्यामपट्ट के माध्यम से ही बच्चों के सामने स्पष्ट करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बार बार प्रयोग करने पर भी यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह कहलाता है वैध, विश्वसनीय, व्यापक और वस्तुनिष्ठ। तो कोई भी परीक्षण हो, बार बार यदि आप उसका परीक्षण कर रहे हो, ठीक है, बार बार परीक्षण कर रहे हो, परीक्षण करने के बाद भी प्रत्येक बार उसका परिणाम जो है वो कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस परीक्षण का ये जो गुण है वो विश्वसनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। सेकंड विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 22 पर। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं 22वां प्रश्न? विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है प्रतिभावान छात्रों में, कमजोर छात्रों में, सामान्य छात्रों में और इनमें से सभी में। तो देखो, कल जो आपके मेगा टेस्ट होने वाला है पूरे 150 प्रश्नों का, उस पर विशेष तौर पे जरूर अटेंड करिएगा। जैसा पिछला टेस्ट था ना आपका बिल्कुल क्वालिटी वाला, वैसा ही आपको ये टेस्ट भी मिलने वाला है। तो देखो, विभेदकारी परीक्षा प्रतिभावान छात्र हो, कमजोर छात्र है, सामान्य छात्र है, सभी में अंतर करती है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 22वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 23 में? तो आपके 23वां क्वेश्चन है, शिक्षण में मूल्यांकन आवश्यक है, इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, विकल्प है इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी होगा, बिल्कुल होगा। इससे छात्रों के सबल व निर्बल पक्षों की जानकारी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा, नहीं जान सकेगा, इनमें से कोई नहीं को भी हटा देते हैं। तो पहला या दूसरा? तो साथियों, मूल्यांकन से क्या होता है? छात्रों का जो सबल पक्ष है और छात्रों का जो निर्बल पक्ष है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मूल्यांकन में। तो सेकंड विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कल संडे भी है तो पूरी कोशिश करना कल वापस 110 प्रश्न सही करने की, ठीक है। जैसा पिछला टेस्ट हुआ था ना, उसी प्रकार से आपका ये टेस्ट भी होने वाला है साथियों। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न का निर्माण करना और समंकन योजना तैयार करना। तो देखो, उपलब्धि परीक्षण का कौन सा चरण इनमें से नहीं है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 में से। तो थोड़ा सोच लीजिए और फिर इसके सही आंसर का चुनाव कीजिएगा। देखो, उपलब्धि परीक्षण में हम शैक्षणिक उद्देश्यों को भी लिखते हैं, प्रश्न का निर्माण भी करते हैं, समंकन योजना भी तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ जो तीसरा विकल्प है, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। तो भाई, कमियों के कारणों की जानकारी किसमें प्राप्त की जाती है? किसमें की जाती है साथियों? नैदानिक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण में की जाती है। इसलिए ये जो दूसरा विकल्प है, ये उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। तो सेकंड विकल्प 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आएंगे। 25वां क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से, वर्ष में 3 बार 2 अंतरिम जांचों में एवं 1 अंतिम परीक्षा के माध्यम से, अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप से, और वर्ष में कभी भी शिक्षक की इच्छा अनुसार। तो देखो, सतत एवं समग्र मूल्यांकन कब होता है? आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। 25वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है साथियों? तो देखो, वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन नहीं है, बल्कि वर्ष में 3 बार 2 बार अंतिम जांच और 1 अंतिम परीक्षा, तो ये भी नहीं है। वर्ष में कभी भी शिक्षक की इच्छा अनुसार, ऐसा नहीं, बल्कि अध्यापक की शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में ये सतत रूप से
चलता रहता है, लगातार रूप से हमेशा चलने वाली प्रक्रिया सतत मूल्यांकन को भी माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 25वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा और मौखिक परीक्षा द्वारा। तो देखो, क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो बालकों की क्रियात्मक पक्ष का यदि हमको मूल्यांकन करना है तो साक्षात्कार, मौखिक या लिखित नहीं, बल्कि सबसे बेस्ट विकल्प होता है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा। क्योंकि प्रायोगिक परीक्षा में बालक प्रयोग करता है और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। प्रयोग कर रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, तो क्रिया करके ही प्रायोगिक परीक्षा द्वारा हम क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन कर सकते हैं। विकल्प 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो चलिए 27वें क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न नंबर 27वां क्वेश्चन देखिएगा। विधानार्थक, 1 सेकंड रुकिएगा, वापस देखिएगा। प्रश्न नंबर 27 में विधानार्थक, इच्छाबोधक और निषेधवाचक के उदाहरण है। मतलब जो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, जैसे विधानार्थक वाक्य है, इच्छाबोधक वाक्य है और निषेधवाचक वाक्य है। तो इसका जो उदाहरण जिस विकल्प में दे रखा है उसको बताना है। छात्र परीक्षा देने चले गए, आप दीर्घायु हो और मैं नहीं जा सकता। क्या प्रधानमंत्री आ गए, शायद वह आ गया होगा, आपका कल्याण हो। ऐसा गीत कोई नहीं गा सकता, संभवतः वर्षा जाएगी, गर्मी पड़ रही है। तुमसे नहीं नहाया गया, मुंबई से बड़ा कोई शहर नहीं, स्कूल में आज कम छात्र है। तो देखो, सबसे पहले विधानार्थक वाक्य देखना है। तो तुमसे नहीं नहाया गया, तो क्या ये विधानार्थक वाक्य है? नहीं है, तो चौथा विकल्प आपका गलत। सबसे पहले क्या देखना है? विधानार्थक। ऐसा गीत कोई नहीं गा सकता, कोई नहीं गा सकता, ये भी विधानार्थक नहीं है। क्या प्रधानमंत्री आ गए, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी विधानार्थक नहीं है। छात्र परीक्षा देने चले गए, विधानार्थक है। आप दीर्घायु हो, इच्छाबोधक है, मैं नहीं जा सकता, ये निषेधवाचक है। तो विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 28 को। तो 28वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है वह है दृष्टिहीन बालक, मंदबुद्धि बालक, मूकबधिर बालक और इनमें से सभी। तो भाई, ब्रेल लिपि पद्धति एक विशेष पद्धति है जिसका विकास लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया था। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है साथियों? जो दृष्टिहीन बालक, मतलब जो अंधे बालक होते हैं, नेत्रों की दृष्टि से जिनमें कमी पाई जाती है, तो साथियों उन बालकों के लिए इस पद्धति का विकास किया गया था। तो दृष्टिहीन बालकों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त माना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों 28वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। तो चलिए 29वें क्वेश्चन को देखेंगे। चित्र, प्रतिमूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण न कर सके तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है? अनुवाद का सहारा ले सकता है, शब्दकोश का सहारा ले सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा ले सकता है और इनमें से तीनों का ही सहारा ले सकता है। तो प्रश्न ये है कि भाई कोई भी चित्र है, कोई भी प्रतिमूर्ति है, आंगिक चेष्टा का से भी प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी यदि वो किसी शब्द या वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तो भाई वो अनुवाद का भी सहारा ले सकता है, शब्दकोश का भी सहारा ले सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति का भी सहारा ले सकता है। मतलब इनमें से तीनों का। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों 29वें क्वेश्चन में। अब 30वां क्वेश्चन, लेकिन टोटल प्रश्न तो कितने हैं? 34 है, ठीक है, पूरे ही 34 प्रश्न करके जाना साथियों। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? निर्देशित स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति और प्रोजेक्ट पद्धति। तो देखो, मातृभाषा शिक्षण की यदि हम बात करें तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हम कौन सी पद्धति अपनाएंगे साथियों? निर्देशित स्वाध्याय नहीं होगा, प्रोजेक्ट भी नहीं होगा, डाल्टन भी नहीं होगा, बल्कि खेल पद्धति होगा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों 30वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 की ओर। तो देखो, अब प्रवेश पत्र आ चुके हैं, तो मोटिवेट होने की ज़रूरत है। अब बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मन में हमारे कई सारी चीज़ें चलेगी कि अरे यार पेपर ही आ गया, हमें तो कुछ याद ही नहीं, इत्यादि कई प्रकार की चीज़ें चलेगी। तो बिल्कुल भी नो टेंशन रह के आप अच्छे से अभी भी 23 तारीख तक तो आपको लगातार तैयारी करनी है। 23 तारीख तक बिल्कुल भी पीछे मत छोड़ो। 24-25 2 दिन, उन दिनों में हम लाइव बात करेंगे साथियों कि किस प्रकार आपको वो दो अंतिम 2 दिन निकालने हैं, किस प्रकार आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलिए 31वें क्वेश्चन को देखेंगे। सभी अध्यापक निम्न में से किस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, केवल कुछ ही कर सकते हैं?
व्याख्या प्रणाली, रंगमंच अभिनय प्रणाली, आदर्श नाट्य पाठ प्रणाली और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, वह विधि जिसका प्रयोग सभी अध्यापक सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, उस विधि को हम किस नाम से जानते हैं? व्याख्या प्रणाली के नाम से जानते हैं। व्याख्या प्रणाली में क्या होता है साथियों? व्याख्यान प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है जिस तरीके को हर एक अध्यापक सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि कई सारे अध्यापक नॉलेज होने के बावजूद भी उस चीज़ को नहीं समझा सकते। तो विकल्प एक सही है आपके प्रश्न नंबर 31 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण की विधि है? व्याकरण शिक्षण की, गद्य शिक्षण की, पद्य शिक्षण की और रचना शिक्षण की। मित्रों, प्रयोग प्रणाली की यदि हम बात करें तो ये पद्य की नहीं है, ये रचना की नहीं है, ये गद्य की नहीं है, बल्कि व्याकरण शिक्षण की है, क्योंकि प्रयोग प्रणाली आगमन विधि का ही एक रूप होता है। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न नंबर 32 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33वां क्वेश्चन। माध्यमिक कक्षाओं में, तो माध्यमिक कक्षाओं की बात की जा रही है, कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए साथियों? राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके? विकल्प नंबर 4 प्रश्न संख्या 33 में सही है। देखो, व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान माध्यमिक कक्षाओं में हमको बच्चों को दिया जाना चाहिए, ठीक है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। व्यावहारिक ज्ञान की बात की जा रही है, तो वही आंसर है यहाँ। अब अंतिम और 34वां प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और 34 में से 30+ राइट होना चाहिए सभी के, ठीक है। ये एग्जाम का टाइम है साथियों, यहाँ पर गलतियाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपके स्कोर कम नहीं होना चाहिए। अब तो चलिए प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं। भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो देखो, भाषा की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, तो हम कौन से सूत्र का आश्रय हम लेंगे साथियों? सरल से कठिन की ओर। कठिन नहीं है ये, कठिन है ये। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, सरल से कठिन की ओर। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर भी आपके माइंड में आ रहा होगा, माना जा सकता है वैसे एग्जाम में, बट फर्स्ट चॉइस सरल से कठिन की ओर है। तो सेकंड विकल्प आपके 34वें क्वेश्चन में सही है। तो ये आज का पहला टेस्ट पूरा हुआ। साइकोलॉजी का टेस्ट 8:30 तक आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।